हाँ जी, कैसे हो आप लोग। चलो जी, तो सबसे पहले तो नवंबर 2023 अटेम्प्ट वाले सभी के सभी बच्चे, आपका बहुत 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 स्वागत है इन इंटेंसिव रिवीजन क्लासेस के अंदर। एंड ये क्लासेस नवंबर 23 अटेम्प्ट के सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं और इसमें सभी चैप्टर्स को कवर कराने की कोशिश की जाएगी। लगभग 100% चैप्टर कवरेज की कोशिश की जाएगी। आज जो हम सबसे पहले चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर इसकी मैं वेटेज की बात करूं तो इसमें से 12 नंबर का सवाल इन 3 चैप्टर्स में से आता है, जिसमें है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। अब हम चलेंगे कैसे कि मैं आपके सामने डेली बेसिस पर रिवीजन लाता रहूँगा और उसके बाद मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बताता रहूँगा। इनफैक्ट एक मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि अगर जिन्होंने अभी तक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन नहीं किया है, करना शुरू नहीं किया है, वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट है फॉर नवंबर 23 अटेम्प्ट। एंड लास्ट अटेम्प्ट में उसमें से जो स्टूडेंट्स बताते हैं अराउंड 92 मार्क्स का आया था एज इट इज़, उसी लेवल के क्वेश्चन आए थे। तो फिर इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट amitpopliClasses.com की वेबसाइट से जाके ले लीजिएगा और वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर जरूर वो मेरे साथ में एटलीस्ट वो क्वेश्चन जरूर करते जाना जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ रहे हैं। चलिए जी, अब आगे और गप्पे ना मारते हुए हम आगे सीधा शुरू करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट को, जो आज हमारा पहला टॉपिक होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट। चलिए जी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट का मतलब क्या होता है। अगेन, अब जिनके पास ये नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये डॉक्यूमेंट जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में अपलोड होगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में वो आप लोग डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। ठीक है जी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट, सबसे पहली बात डेफिनेशन ऑफ बिलमेंट, सेक्शन याद कर लेना इसका जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब भी बिलमेंट पे कॉन्सेप्ट आए पूछे तो बिलमेंट पे जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हमेशा बिलमेंट की डेफिनेशन से शुरुआत करना। अच्छा, इन रिवीजन क्लासेस की एक और खास बात बता दूं, जब ये रिवीजन क्लास आज आप देख रहे हो तो फिर आज शाम को ही लाइव एक सेशन होगा, जूम सेशन, जहां पर मैं आपसे लाइव मिलूंगा और आपको एक क्वेश्चन आज की क्लास के एंड में दूंगा और उस क्वेश्चन का डिस्कशन उस जूम सेशन में करूंगा। अपने टेलीग्राम के लिंक पर मैं कुछ बच्चों का नाम बता दूंगा कि इन बच्चों का आज कॉपीज चेक होगी। मेरे पास पूरी एक्सेल हर बच्चे की है जिन्होंने मेरे से पढ़ा हुआ है, तो जो भी मेरे से पढ़े होंगे मैं उनकी लिस्ट पहले दे दूंगा कि हाँ जी, ये स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी कॉपीज आज चेक होनी है, तो प्लीज़ अपनी कॉपीज आज सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है जी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बिलमेंट का मतलब क्या होता है। तो बिलमेंट का मतलब है डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर, यानी कि गुड्स की डिलीवरी होती है एक पर्सन के द्वारा दूसरे को, किस लिए? किसी पर्पस के लिए। ये अंडरलाइन कर देना, ये कीवर्ड्स हैं। किस कंडीशन के साथ? कि दे शैल बी रिटर्न्ड और डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। तो ये है बिलमेंट, यानी कि अगर मान लीजिए मैंने अपनी कार की चाबी आपको दी और इस कंडीशन के साथ कि आपका जो पर्पस है, मतलब आप कहीं घूमने जाना चाहते हो, वो घूम के वापस आ जाइएगा, या फिर आप 14 फरवरी बनाना चाहते हो गर्लफ्रेंड के साथ, तो फिर पर्पस पूरा करके वापस आ जाइएगा, तो फिर आके क्या करोगे? कार मुझे लौटा दोगे? यस। तो ये थोड़े टाइम के लिए जो मैंने कार आपको दी है, हमेशा के लिए नहीं, थोड़े टाइम के लिए दी है, दिस इज कॉल्ड बिलमेंट। दो तरीके की पार्टी होती है, एक वो जिसने अपना सामान दिया है, दूसरा जिसने लिया है। जिसने सामान दिया है वो कौन है? बेलर, और जिसने लिया है वो कौन है? बेली। तो बिलमेंट के डिफरेंट एग्जांपल्स, यस, डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर, टू बी हेल्ड फॉर द बेलर्स यूज, टू बी हेल्ड फॉर द बेलर्स यूज, बेलर्स के यूज के लिए ही डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैं वॉच दे के आया हूँ रिपेयर करवाने के लिए, तो फिर जब रिपेयर हो जाएगी तो मेरे ही काम आएगी ना, मैं ही तो पहनूंगा, तो इसलिए बेलर्स यूज। गुड्स गिवन टू फ्रेंड फॉर हिज ओन यूज विदाउट एनी चार्ज, मतलब मैंने आपको कार दी विदाउट एनी चार्ज। हायरिंग ऑफ द गुड्स, जब आप कार वगैरह किराए पर लेते हैं। डिलीवरिंग गुड्स टू द कैरियर टू द क्रेडिटर टू सर्व एज अ सिक्योरिटी फॉर अ लोन, जब बैंक को आप लोन देते हैं, लोन लेते हैं बैंक से और बदले में अपनी कोई सिक्योरिटी उसके पास गिरवी रखवाते हैं, तो वो भी बिलमेंट का ही पार्ट होता है। रिपेयर वगैरह के लिए जब कोई सामान जाता है। डिलीवरिंग द गुड्स फॉर द कैरेज, मतलब जब ट्रांसपोर्टर को गुड देते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि वो डिफरेंट एग्जांपल्स, हम एग्जांपल्स ऑफ बिलमेंट पूछ ले? यस, जब वो पूछे तभी लिखना, अदरवाइज नहीं लिखना। अगली बात,
एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड बिलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, हाँ जी, बिलमेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसलिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी फीचर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सर्टेनिटी, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ना हो, मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो, ये सारे फीचर्स का यहाँ पर होना जरूरी है। डिलीवरी ऑफ गुड्स, मैंने कहा जी बिलमेंट के लिए डिलीवरी जरूरी है। डिलीवरी का मतलब क्या होता है कि जब पोसेशन ऑफ गुड्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जाता है फॉर टेम्परेरी पर्पस, दिस इज कॉल्ड एज डिलीवरी। डिलीवरी यहाँ पर दो तरीके की हो सकती है, एक होती है एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी में क्या होता है, गुड्स फिजिकली ट्रांसफर किए जाते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ, और फिर एक होता है कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी। तो कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी का मतलब होता है कि ए ने बी को गुड्स देने थे, गुड्स दे दिए सी को, और सी ने गुड्स रिसीव किया ऑन बिहाफ ऑफ बी, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी। या फिर एक और भी हो सकता है कि गुड्स ए के पास ही हैं, ऑन बिहाफ ऑफ द बी गुड्स ए के पास ही हैं, अगेन दिस इज आल्सो कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। फिर पर्पस, गुड्स किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिलीवर किए जाते हैं, और जैसे ही पर्पस पूरा हो जाता है तो गुड्स को वापस कर दिया जाता है। पर्पस क्या होता है, जो गुड्स को डिलीवर करते हुए यूजली दोनों पार्टीज आपस में डिस्कस कर लेती हैं। फिर रिटर्न ऑफ द गुड्स, गुड्स का वापस आना जरूरी है। यस, हमेशा के ये गुड्स कभी नहीं जाते, गुड्स का वापस आना जरूरी है जैसे ही उनका पर्पस पूरा हो जाता है। या फिर गुड्स डिस्पोज ऑफ भी हो सकते हैं। डिस्पोज ऑफ का मतलब फॉर एग्जांपल मैं शर्ट का कपड़ा अगर दर्जी को दे के आया तो दर्जी मुझे क्या करेगा, शर्ट का कपड़ा तो खत्म हो जाएगा, अब शर्ट सिली हुई देगा मुझे। यस, तो शर्ट का कपड़ा क्या हुआ, डिस्पोज ऑफ हो गया है। ठीक है, चले। फिर आता है बिलमेंट कितने प्रकार का हो सकता है, तो मैं कह सकता हूं दो तरीके का, एक है ग्रेटिचुअस बिलमेंट, एक है नॉन ग्रेटिचुअस बिलमेंट। ग्रेटिचुअस बिलमेंट का मतलब होता है जब बिलमेंट में कोई भी कंसिडरेशन नहीं होता। फॉर एग्जांपल एज ए स्टूडेंट आप मेरे से कार मांगने के लिए आए और आपने कहा सर कार दे दो, मुझे 14 फरवरी मनाने जाना है। मैंने कार की चाबी दी, आपने कहा सर कितने पैसे, मैंने कहा रुलाएगा क्या, ले जा, जा जी ले अपनी जिंदगी, कमाल कर दी, बता कैसी कैसी बातें करता है। हाँ जी, तो सवाल उठा, इसे कहा जाता है ग्रेटिचुअस बिलमेंट। फिर आता है नॉन ग्रेटिचुअस बिलमेंट। मैंने कहा पोपली भाई ये तो बड़ा अच्छा धंधा है, 14 फरवरी को वो ये सारे सीए करने वाले स्टूडेंट तो बेचारे भटकते होंगे कार लेने के लिए, इन्हें मिलता नहीं होगा, तो मैंने मोहल्ले की सारी कारें ला के रख दी और लिख दिया ऊपर कि हाँ रक्षाबंधन मनाने की सुविधा प्रदान की जाती है, चार्जेस मात्र 1000 रुपए, कार का किराया मात्र 1000 रुपए। तो दिस इज कॉल्ड नॉन ग्रेटिचुअस बिलमेंट, क्योंकि यहाँ पर कंसिडरेशन इन्वॉल्व है। अब लॉ कहता है कि बिलमेंट को लेकर कुछ ड्यूटीज होती हैं किसकी, बेलर की। बेलर वो जो गुड्स दे रहा है उसकी कुछ ड्यूटी है। फॉर एग्जांपल ड्यूटीज टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन द गुड्स बिल्ड। सेक्शन याद मत करना, केवल वैसे याद कर लेना। ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन द गुड्स बिल्ड का मतलब है कि अगर तुम्हारी गुड्स में कोई भी फॉल्ट है तो बिलर यू आर अंडर एन ऑब्लिगेशन कि आप उस फॉल्ट को डिस्क्लोज करोगे। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पर बिलमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। देखो जी, अगर ग्रेटिचुअस बिलमेंट हुआ तो बेलर को इस फॉल्ट का पता था, अगर तो पता था तो बेलर लायबल है, बट अगर नहीं पता था, इस फॉल्ट के बारे में नहीं पता था बिल्कुल, तो बेलर लायबल नहीं है अगर बेली को कुछ भी नुकसान हुआ। से फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरी कार के में एक छोटी सी दिक्कत थी, वो क्या कि जैसे ही आप उसे 60 से क्रॉस करते थे उसका स्टीयरिंग अपने आप बाहर आ जाता था। तो अगर मेरी कार में ये प्रॉब्लम थी, मैंने आपको नहीं बताई, ग्रेटिचुअस बिलमेंट थी और मुझे पता थी तो मैं लायबल हूं, नहीं पता थी तो मैं लायबल नहीं हूं। बट अगर नॉन ग्रेटिचुअस बिलमेंट है, मतलब मैंने कंसिडरेशन लिया है, तो चाहे मुझे पता हो या ना पता हो, अगर मेरी कार में कोई प्रॉब्लम है तो मैं लायबल हूं। फिर उसके बाद ड्यूटी टू बियर एक्सपेंसेस। देखो जी, एक्सपेंसेस भी दो तरीके से भी क्लासिफाई किए जा सकते हैं, एक नॉर्मल एक एबनॉर्मल, और अगेन वो ग्रेटिचुअस और नॉन ग्रेटिचुअस में डिपेंड करता है कि अगर ग्रेटिचुअस बिलमेंट की बात करूं तो सारे के सारे एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा है, बिलर। भाई साहब पूरी की पूरी डेट आप लोगों की मैं फाइनेंस कर रहा हूं 14 फरवरी, तो यानी कि ग्रेटिचुअस में बिलर सारे एक्सपेंसेस बियर करेगा। बट नॉन ग्रेटिचुअस बिलमेंट के अंदर जो बेली है, बेली मतलब मैंने अपनी कार किराए पे दी तो नॉर्मल एक्सपेंसेस तो बेली बियर करेगा, बट एबनॉर्मल एक्सपेंसेस फॉर एग्जांपल कार चलाते हुए इंजन अगर नीचे गिर गया सड़क पे तो वो कौन बियर करेगा, मैं, बेलर। वो एबनॉर्मल एक्सपेंसेस मैं बियर करूंगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस बेलर बियर करेगा, बाकी नॉर्मल एक्सपेंसेस बेली बियर करेगा। चले, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द बेली फॉर द डिफेक्टिव टाइटल। ध्यान रखो कि अगर मान लीजिए टाइटल जो गुड्स डिलीवर की जा रही है उनका टाइटल जो है वो डिफेक्टिव है, यानी कि बेलर का टाइटल नहीं है और बेली को उसके कारण कुछ भी नुकसान होता है, तो उसके नुकसान की भरपाई बेलर ही करके देगा, क्योंकि बेलर की ही गड़बड़ से हुआ है। ड्यूटी टू रिसीव बैक द गुड्स। देखो जी, जिस टाइम बेली गुड्स को वापस करने आएगा अपना पर्पस पूरा होने के बाद, तो बेलर तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उस गुड्स को रिसीव करो। अगर बेलर रिफ्यूज कर देता है टू टेक बैक द गुड्स तो फिर वो लायबल होगा जितना भी खर्चा बेली का हो रहा है इन कीपिंग द गुड्स सेफली।
तो जो भी पार्किंग वगैरह के एक्सपेंसेस वगैरह जो भी होते हैं वो बेली का खर्चा कौन बियर करेगा, बेलर से रिकवरी की जा सकती है। टू कंपनसेट बेली फॉर द प्री मेच्योर टर्मिनेशन, देखो जी पहली बात, प्री मेच्योर टर्मिनेशन में नॉन ग्रेटिट्यूअस के अंदर तो प्री मेच्योर टर्मिनेशन हो ही नहीं सकता। प्री मेच्योर का मतलब होता है समय से पहले आप गुड्स वापस लेना चाहते हो, तो अगर तो नॉन ग्रेटिट्यूअस है तो ये तो भूल जाओ, नॉन ग्रेटिट्यूअस में तो ये हो ही नहीं सकता, नॉन ग्रेटिट्यूअस में तो टर्मिनेशन हो ही नहीं सकता। बस एक मिनट में अपना एसी ठीक कर लूं यार। हाँ जी, बट ग्रेटिट्यूअस बिलमेंट के अंदर टर्मिनेशन समय से पहले हो सकता है, प्रोवाइडेड बेली का कोई लॉस ना हो। तो मतलब अगर आप करना चाहते हो टर्मिनेशन, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कार दिया, आप कार पे घूम रहे थे, मैंने बीच में ही रोक दिया, मैंने कहा जाओ जी यहाँ से 3 व्हीलर पकड़ लो बस, क्योंकि अब मैं अपनी रक्षाबंधन मनाने जा रहा हूं। तो क्या ये गलत है तो गलत भाई, है तो गलत। तो अब क्या किया जाए, तो लॉ कहता है कि अब होगा क्या कि जितना भी आपको लॉस हुआ है, बेली को जो लॉस हुआ है प्री मेच्योर टर्मिनेशन में, ग्रेटिट्यूअस की बात कर रहा हूं, नॉन ग्रेटिट्यूअस में तो हो ही नहीं सकता टर्मिनेशन, मतलब पहले बीच में टर्मिनेशन, प्री मेच्योर टर्मिनेशन हो ही नहीं सकता। ग्रेटिट्यूअस में भी अगर बेली को कुछ भी लॉस हुआ तो उस लॉस की भरपाई बेलर ही करके देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूटी ऑफ द बेली। जिस तरीके से बेलर की कुछ ड्यूटी है उसी तरीके से बेली की भी कुछ ड्यूटीज हैं। कौन कौन सी ड्यूटीज हैं? पहला, टू टेक केयर ऑफ द गुड्स बेल्ड। भाई साहब तेरे पास जो गुड्स आ रही हैं वो किसी की अमानत है, वो गुड्स किसी और की हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन गुड्स का बिल्कुल ध्यान रखे। बेली शेल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, अगर लॉस होता है जो कि डिटरेशन होता है, बावजूद इसके कि उसने तो रीजनेबल केयर एक्सरसाइज की थी, मतलब आपने कार ढंग से पार्किंग में पार्क की थी, पीछे से ट्रक आया वो कार को उड़ा के ले गया, आपकी कोई गलती नहीं थी, तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, ध्यान रखना। एक्सेप्शन कहता है जी बेली इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर गुड्स को कोई भी नुकसान होता है, अगर उसने रीजनेबल केयर एक्सरसाइज की थी, किसने? बेली ने। तो यानी कि मैंने कहा ना कि अगर कार आपने प्रॉपर पार्क की हुई है, पार्किंग में आप कार प्रॉपर चला रहे हैं, पीछे से ट्रक गलत आया, बस गलत आई, उसने कार उड़ा दी, तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है बेली के रूप में। अब जो भी लॉस हुआ है उसका क्या होगा अभी देखते हैं, ट्रक या बस वाले से रिकवर किया जाएगा, और नहीं रिकवर हो पाया तो बेलर ही बियर करेगा पैसे, बेली लायबल नहीं होगा। फिर नॉट टू मेक एनी अनऑथराइज यूज ऑफ द गुड्स बिल्ड। मैंने आपको अपनी कार किस लिए दी थी? क्योंकि आप मेरे पास आए थे कि सर रक्षाबंधन बनाना है, मैंने कार अपनी आपको दे दी, परंतु आप अपना रक्षाबंधन बनाने की बजाय अपने दोस्तों रिश्तेदारों को अपनी कार दे बैठे हैं। ये बहुत बार आया हुआ इंपॉर्टेंट है, और इसका ट्रीटमेंट पूछा है हर बार पेपर में कि जब भी ऐसा होगा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा? आंसर है कि जब भी ऐसा होगा तो बेलर के ऑप्शन पर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल हो जाएगा। अगर मान लीजिए बेली यहां पर, खैर ये तो हम किसकी ड्यूटी कर रहे हैं? बेली की ड्यूटी कर रहे हैं ना। हाँ, अगर कभी भी ऐसा होता है तो बेली जो है, पहली बात तो बेलर को डैमेजेस देगा जो भी अराइज होते हैं, दूसरी बात कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर। ठीक है जी, तो बेलर के ऑप्शन पर वॉइडेबल हो जाएगा, बेलर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को मना भी कर सकता है। आगे, नॉट टू मिक्स द बेलर्स गुड विद हिज ओन गुड्स। देखो जी बेली, तुम्हारी एक ड्यूटी ये भी है कि आप बेलर के गुड्स को अपने गुड्स के साथ मिक्स नहीं करोगे, परंतु फिर भी कर दिया। अब सवाल उठा कि बेलर की कंसेंट से किया या नहीं किया। अगर तो बेलर की कंसेंट से किया तो फिर अब जब गुड्स अलग करनी होंगी तो कॉस्ट ऑफ सेपरेशन बेलर और बेली दोनों बियर करेंगे इन द प्रोपोर्शन ऑफ द गुड्स बिल्ड। तो दोनों मिलकर ही बियर करेंगे। यस, अगर वो बेलर की कंसेंट से मिक्स हुई हैं तो दोनों प्रोपोर्शनेटली बियर करेंगे सारा एक्सपेंसेस। परंतु अगर मान लीजिए गुड्स को मिक्स किया गया है विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर, ओ माय गॉड, तब प्रॉब्लम है। अगर गुड्स विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर मिक्स की गई है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने अपने चावल भेजे थे, आपने अपने चावलों में मिक्स कर दिए, मुझसे पूछे बिना, मैं बेलर हूं, मुझसे पूछे बिना मिक्स कर दिया, अब उनका तो सेपरेशन भी नहीं हो सकता। तो अगर तो सेपरेशन नहीं हो सकता तो बेली इज लायबल टू बियर द कॉस्ट ऑफ गुड्स, पूरे का पूरा कॉस्ट ऑफ गुड्स तुझे उठाना पड़ेगा। परंतु अगर सेपरेशन पॉसिबल है, फॉर एग्जांपल मैंने घोड़े भेजे थे, तो घोड़े अलग हो सकते हैं, तुम्हारे घोड़े मेरे घोड़े, बेशक तुमने मेरी कंसेंट के बिना किए थे, तो कॉस्ट ऑफ सेपरेशन यहां पर बेली बियर करेगा, क्योंकि बेलर की कंसेंट के बिना सेपरेशन, बिना आपने मिक्सचर किया है। तो अगेन बोलता हूं, अगर तो बेलर की कंसेंट के साथ किया तो बेलर एंड बेली दोनों बियर करेंगे कॉस्ट ऑफ सेपरेशन। बट अगर बेलर की कंसेंट के बिना किया तो ओनली बेली टू बियर द कॉस्ट ऑफ सेपरेशन। परंतु अगर सेपरेशन पॉसिबल नहीं है तो बेली टू बियर द होल कॉस्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है टू रिटर्न द गुड्स बिल्ड। हाँ जी, देखो जी, बेली तुम्हारी ये ड्यूटी है कि जैसे ही तुम्हारा पर्पस पूरा हो जाए तुम गुड्स लेके वापस पहुंचो, और बेलर तुम्हारी ये ड्यूटी हमने देखी है कि तुम उन गुड्स को एक्सेप्ट करो। परंतु ध्यान रखना बेली, अगर तुम गुड्स को वापस लेके नहीं पहुंचते हो तो फिर ही शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, डिस्ट्रक्शन वगैरह कॉस्ट टू द गुड्स, यानी कि गुड्स जो है किस पे हो जाएंगे, एट द रिस्क ऑफ द बेली। अगली बात, मान लीजिए कि गुड्स में कोई एक्रीशन आता है। एक्रीशन का मतलब मैंने आपको गाय दी थी, गाय आपके घर रही, उसने बछड़ा दे दिया, तो अब बेलर के रूप में मेरा अधिकार गाय पे है या बछड़ा भी मेरा है? बछड़ा भी मेरा है, ठीक है ना। तो गुड्स में कोई भी सरप्लस अराइज होता है, मैंने शेयर्स आपके पास एज अ बैंक गिरवी रखे, शेयर्स में बोनस शेयर्स अनाउंस हो गए, तो बोनस शेयर्स भी मेरे हैं, शेयर्स भी मेरे हैं। तो बेलर जो है, कोई भी एक्रीशन अगर गुड्स में अराइज होगा तो वो बेलर का ही है। आगे, ड्यूटी नॉट टू सेट अप एडवर्स टाइटल। कहीं ऐसा ना हो कि बेली बेलर की गुड्स को अपना बना के मार्केट में शो करने लग जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए बेली, तुम ऐसा नहीं करोगे, ठीक है जी। चले, फिर कहता है राइट्स ऑफ द बेलर एंड द बेली अगेंस्ट एनी रॉन्ग डूअर्स। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था ना कि तुमने कार खड़ी की हुई है, पीछे से ट्रक आया, ठोक के चला गया, गलती किसकी है? ट्रक वाले की, बेली की गलती नहीं है। तो क्या बेली ट्रक वाले से पैसा रिकवर कर सकता है? यस। रिकवर करके किसको देगा? देखो जी, मैं कहता हूं कार में बेली भी था, बेली को भी चोटें लगी, कार को भी चोटें लगी, तो प्रोपोर्शनेटली बियर कर लेंगे, जितना खर्चा हुआ है दोनों बियर कर लेंगे। और अदरवाइज कार पे ही अगर खर्चा हुआ है तो बेलर को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो वट एवर इज ऑब्टेन्ड बाय द वे ऑफ रिलीज और कंपनसेशन, बेलर और बेली के बीच में बांट दिया जाएगा इन अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट, कि जितना भी जिसको नुकसान हुआ उस हिसाब से बांट दिया जाएगा। तो सामने वाले की वजह से अगर नुकसान हुआ तो, ठीक है। चले, राइट ऑफ द बेलर। अब ध्यान रखना, अब ये राइट ना याद मत करना, ना आज तक पूछे गए ना पूछे जाने की इस तरीके से संभावना है, मगर इनका ना अपने वहां पे कॉमन सेंस लगाना, सेक्शन याद करना नहीं। केवल एक चीज ध्यान रखना, सेक्शन अभी तक मैंने केवल एक याद करने को कहा है, सेक्शन 148 बस, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रख लेना, वो क्या कि अगर मान लीजिए राइट्स ऑफ बेलर पूछा जाता है तो आपने अभी किया है ड्यूटीज ऑफ बेली, जो बेली की ड्यूटी की है ना, बस उन्हीं ड्यूटीज में ही दिमाग लगाना और उन्हें राइट ऑफ बेलर बना के लिख सकते हो। अदरवाइज आप याद करने की कैपेसिटी रखते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हेडिंग याद कर लो, वो भी सही रहेगा। नहीं तो ड्यूटीज ऑफ बेली बना के राइट बना के लिख सकते हो। सिमिलरली राइट ऑफ बेली, जो आपने ड्यूटीज ऑफ बेलर किया है ना, उसी को उसी में से बना के लिख सकते हो, उसी में से बनाकर लिख सकते हो। सेक्शन याद मत करना, मैं कुछ जुगाड़ बता रहा हूं, क्योंकि इतना कुछ याद करना पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए करने का तो जुगाड़ बता रहा हूं बस। अभी तक तो पेपर में कभी राइट्स पूछे नहीं गए, हमेशा ड्यूटीज पे सवाल आए हैं, बट फिर भी एक राइट जिस पे सवाल आता है वो क्या है? स्पेशल राइट अवेलेबल टू द बेली, जिसे कहा जाता है राइट ऑफ लियन। क्या कहते हैं उसे? राइट ऑफ लियन। लियन का मतलब होता है किसी गौर की गुड्स को अपने कब्जे में रखना। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप मेरी कार लेके गए, कार का इंजन नीचे गिर गया, आपने कार की रिपेयर कराई, रिपेयर कराने में 50,000 का खर्चा आया। मैं जब कार का इंतजार कर रहा था कि यार आप कार देने तो वापस आए नहीं, तो आपको फोन किया मैंने, तो आपने कहा सर ऐसा है, आपने मेरी जिंदगी की पहली डेट तो खराब की, बर्बाद कर दिया आपने मेरी डेट, अब 50,000 रुपए दो जो आपकी कार पे खर्चा हुआ है और अपनी कार ले जाओ। क्या आप ऐसा कर सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि आपने मेरी कार के रिस्पेक्ट में कुछ लॉफुल चार्जेस इनकर किए हैं। ध्यान रखना, कीवर्ड है लॉफुल चार्जेस इनकर किए हैं। किसने? बेली ने इनकर किए हैं। तो बेली जब तक ये चार्जेस रिकवर नहीं होते, ही हैज अ राइट टू रिटेन द गुड्स अंटिल द चार्जेस ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स आर पेड, ठीक है। बेली को लियन जो है, दो तरीके का लियन का अधिकार होता है, एक होता है पार्टिकुलर लियन, एक और एक होता है जनरल लियन। खर्चा किस पे हुआ? कार का, तो इसका मतलब तुम कार को अपने अधिकार में रख सकते हो। तो पार्टिकुलर लियन केवल उन्हीं गुड्स के रिस्पेक्ट में होता है जहां पर चार्जेस ड्यू हैं। फिर एक होता है जनरल लियन। जनरल लियन का मतलब होता है सभी प्रकार के गुड्स। फॉर एग्जांपल, जब बैंक्स आपको लोन देते हैं ना, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन देते हैं, तो आरबीआई की डायरेक्शन है बैंकों को कि भैया एक काम करना, जब आप इनको लोन दोगे तो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन दिया है, साथ में स्टॉक एंड डेटर्स के ऊपर भी चार्ज ले लेना। ये आरबीआई की इंस्ट्रक्शन, और बैंक ऐसा ही करते हैं, चाहे बेशक प्रॉपर्टी पर लोन दे रहे हैं मगर फिर भी स्टॉक एंड डेटर्स पे चार्ज रखते हैं। अब हुआ क्या? मान लीजिए डिफॉल्ट हुआ, आपने बैंक को कहा जी हमारा स्टॉक एंड डेटर्स छोड़ दो, हम आपको थोड़ी पेमेंट कर देते हैं, पार्शियल पेमेंट। बैंक ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि बैंकर को आरबीआई की वजह से जनरल लियन का अधिकार है। जनरल लियन का मतलब है कि मान लीजिए गुड्स पे खर्चा हुआ या गुड्स पे डिफॉल्ट हुआ गुड्स 1 के रिस्पेक्ट में, बट गुड्स 1, गुड्स 2, गुड्स 3, गुड्स 4 जो ऑलरेडी पोसेशन में है किसके? बेली के। बेली सारी की सारी गुड्स को अपने पोसेशन में कंटिन्यू रख सकता है। ये ध्यान रखना, जनरल लियन हर किसी को नहीं मिलता। ये तभी मिलता है जब कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली मेंशन हो। वर्ड, कीवर्ड ध्यान रखना,
ये एक्सप्रेसली मेंशन होना इसका जरूरी है, बिना एक्सप्रेसली मेंशन के ये नहीं मिलता है, ठीक है ना। चलिए, पार्टिकुलर लियन तो ऑटोमेटिक होता है, जनरल लियन ऑटोमेटिकली नहीं होता, ये तभी होगा जब ये एग्रीमेंट में लिखा गया होगा। अगली बात, पार्टिकुलर लियन कब मिलता है, जब मान लीजिए आपने गुड्स के रिस्पेक्ट में कोई सर्विसेज वगैरह परफॉर्म की है ना, तब पार्टिकुलर लियन मिलता है। आपने फ्रिज रिपेयर किया, टीवी रिपेयर किया, वॉच रिपेयर की, जब तक सामने वाला पैसे नहीं देगा आप उसकी वॉच टीवी वगैरह देने से मना कर सकते हो, पार्टिकुलर लियन आपके पास। कार रिपेयर की, ठीक है। बट जनरल लियन के लिए ये सर्विसेज वगैरह परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कैसे लोगों को मिलता है, बैंकर्स को मिलता है। ये मिलता है फैक्टर्स को। फैक्टर्स मतलब जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं ना, वो तो वो अगर मान लीजिए आपका सामान उठा के ले गए हैं, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि चलो एक काम करो कि मेरे थोड़ा पैसे ले लो मगर मेरा ये सामान छोड़ दो, थोड़ा ले लो ये छोड़ दो ना, वो पूरा सामान कब्जे में रखेंगे, कोर्ट की तरफ से उन्हें अधिकार है। फिर अटॉर्नी ऑफ द हाई कोर्ट, अगर मान लीजिए हाई कोर्ट का अटॉर्नी ने आपके सामान को जब्त कर लिया है क्योंकि आपने कोई डिफॉल्ट किया था लैंड रेवेन्यू का या फिर टैक्सेशन अमाउंट का, तो जब तक आप पूरा अमाउंट पे नहीं करोगे तब तक आपका सारा अमाउंट वो रिलीज नहीं करेगा, वो उसको यह अधिकार है। सिमिलरली वॉर फिंगर मतलब मान लीजिए जो पोर्ट के ऊपर सामान रखा जाता है ना, तो वो मान लीजिए मैंने पोर्ट पे सामान रखवाया हुआ है, 100 बोरी चावल रखवाया हुआ है, मैं उसे ये नहीं कह सकता आज 3 बोरी छोड़ दे, आज 5 बोरी छोड़ दे, नहीं, जब तक पूरी पेमेंट नहीं आएगी तब तक वो सारा सामान नहीं छोड़ेगा, यानी कि सारे सामान पे कब्जा बरकरार रखेगा। ये होता है जनरल लियन। तो जनरल लियन केवल उन गुड्स के रिस्पेक्ट में नहीं बल्कि सभी गुड्स के रिस्पेक्ट में होता है, बल्कि पार्टिकुलर लियन केवल उन पार्टिकुलर गुड्स के रिस्पेक्ट में ही होता है। फिर हम आते हैं राइट्स ऑफ अ फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स मतलब जिसे वो गुड्स मिली, जिसे कोई गुड्स मिली है। अब अगर फाइंडर ऑफ गुड्स को कोई गुड्स मिली है तो सबसे पहला अधिकार है कि गुड्स के ऊपर लियन रखने का। अगर फाइंडर ऑफ गुड्स ने मान लीजिए ट्रू ओनर को ढूंढने में कोई खर्चा वर्चा किया है, तो जब तक वो खर्चा रिकवर नहीं होगा तब तक वो गुड्स को अपने कब्जे में रख सकता है। फिर राइट टू रिकवर द रिवॉर्ड्स, ध्यान रखना, उसके अगर गुड्स के रिस्पेक्ट में कोई रिवॉर्ड वगैरह अनाउंस है तो वो भी रिकवर कर सकता है। तीसरा राइट ऑफ सेल, हाँ, क्या फाइंडर ऑफ गुड्स के पास सेल करने का भी अधिकार है? नॉर्मली तो नहीं है, उसे ट्रू ओनर का इंतजार करना पड़ेगा, बट हैज नो राइट टू सेल इन द नॉर्मल कोर्स। बट केवल कुछ केसेस में अगर वो गुड्स को सेल करना चाहे तो कर सकता है, मगर कब? जब गुड्स पेरिशेबल नेचर की होगी और जब गुड्स ऐसी होंगी जो कि अपने रख रखाव पे बहुत खर्चा मांग रही है। फॉर एग्जांपल आपको घोड़ा मिला है, तो घोड़ा जो है आपने रख दिया, घोड़ा तो घास खिला रहे हो, तो खिला खिला के कितना खिला दोगे कि अगर उस पर इतना खर्चा कर दिया कि घोड़े की मार्केट वैल्यू का 2/3 जो है वो एक्सीड हो गया है, तो फिर आप उस गुड्स को बेच सकते हो। जी हाँ, बेच सकते हो, राइट ऑफ सेल, ठीक है। तो नॉर्मली गुड्स नहीं बेचे जा सकते मगर इसी केस में बेचे जा सकते हैं। फिर आता है टर्मिनेशन ऑफ बिलमेंट। हाँ जी, टर्मिनेशन ऑफ बिलमेंट कब कब हो सकता है? फॉर एग्जांपल मान लीजिए बिलमेंट एक फिक्स्ड पीरियड का हुआ था, 2 साल 3 साल, बस खत्म, 2 महीने 3 महीने खत्म, पीरियड खत्म, पैसा हजम, तमाशा खत्म। हाँ जी, फुलफिलमेंट ऑफ द पर्पस पूरा हुआ, बिलमेंट पूरा। अनऑथराइज यूसेज करते ही वॉइडेबल हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, तो बिलमेंट को मना किया जा सकता है। टर्मिनेशन ऑफ ग्रेटिट्यूअस बिलमेंट तो खैर कभी भी किया जा सकता है, ये और बात है कि डैमेजेस देने पड़ेंगे। डेथ के कारण भी इमीडिएटली टर्मिनेशन हो जाता है। और बाय नोटिस, अच्छा नोटिस मतलब बेलर जो है नोटिस देगा बेली को और बेलमेंट को टर्मिनेट कर सकता है, यस। तो अगर कहता है कि कब कब, ऐसे तो कभी भी नोटिस देके बेलमेंट टर्मिनेट हो जाएगा ना, केवल 2 केस है। पहला, अगर बेली कोई ऐसा करता है जो कि इनकंसिस्टेंट है विद द टर्म्स ऑफ द बेलमेंट। मैंने कहा था कार मेरी 60 से ऊपर मत चलाना, तुम जान जान के स्पीडों पे चला रहे हो, तो बस ठीक है ना, तो बेलर कैन टर्मिनेट द बेलमेंट नोटिस देकर। और ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट हमने कहा कभी भी टर्मिनेट तो किया जा सकता है, मगर शर्त यह है कि बेली को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, और अगर उसे नुकसान हो रहा है तो उसके नुकसान की भरपाई आपको करनी पड़ेगी, ठीक है जी। चलिए फिर आते हैं जी सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन द बेलमेंट। हाँ जी, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? एक बात ध्यान रखना, एक सेक्शन है सेक्शन 178 एंड 178A, एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट सेक्शन बन गया था बीच में। ये सेक्शन क्या कहता है? कहता है जी हुआ क्या कि मैंने रेलवे के थ्रू ना माल बेचा, रेलवे के थ्रू माल भेजा, रेलवे और मेरे में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 60,000 रुपये का माल था कि अगर रेलवे टाइम से ना पहुंचा पाया तो रेलवे 60,000 का कंपनसेशन मुझे देगा।
अब जैसे ही मैंने रेलवे के थ्रू माल भेजा, रेलवे रिसिप्ट मुझे आई, रेलवे रिसिप्ट ले जाके मैंने बैंक को दी, मैंने कहा जी मुझे लोन चाहिए। बैंक ने कहा बदले में, मैंने कहा ये देखो जी मेरे पास रेलवे रिसिप्ट है, 60,000 का माल तो मेरा है ही ना, उसके बदले में मुझे 30,000 रुपये दे दो। बैंक ने मुझे 30,000 रुपये दे दिए। अच्छा, रेलवे वहां डिलीवर नहीं कर पाया, अब रेलवे रिसिप्ट बैंक के पास थी, बैंक पहुंच गया रेलवे के पास, कहा जी एक काम करो 60,000 रुपये दे दो। रेलवे ने कहा भाई जाना, कैसे देना भाई, 30,000 रुपये तेरा लोन है तो तू 30,000 लेना, बाकी बाद में देखेंगे। बैंक ने कहा ऐसा है 30,000 तो मैं अपने लिए रिकवर कर रहा हूं और 30,000 अपने कस्टमर के बिहाफ पर रिकवर कर रहा हूं। तो सवाल उठा क्या बैंक कस्टमर के बिहाफ पर रिकवर कर सकता है? मॉर्बी मर्केंटाइल बैंक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी हां, बैंक के पास अधिकार है कि वो अपने कस्टमर के बिहाफ पर रिकवर कर सकता है। यही बात 178 एंड 178A में लिखी गई है। एक बार पे एग्जामिनर का इतना फेवरेट सेक्शन था कि लगातार बैक टू बैक 4 या 5 बार ये पूछा गया था ये सेक्शन, तो ध्यान रखना। फिर डिलीवरी कितने तरीके की हो सकती है? एक एक्चुअल, एक सिंबॉलिक, एक कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव हमने देखा, सिंबॉलिक मतलब गुड्स की निशानी के रूप में कागजात वगैरह देना, तो ये सिंबॉलिक जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी बड़ा था। फिर हमने कहा जी बेली के पास राइट टू क्लेम लॉफुल चार्जेस हैं और अगर बेलर रिफ्यूज टू पे तो बेली के पास राइट ऑफ लियन होता है। अच्छा, परंतु एक बात ध्यान रखना कि बेली ये राइट ऑफ लियन केवल तभी एक्सरसाइज कर सकता है जब उसने कोई काम किया हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने वॉच आपको रिपेयर करने के लिए दी, आप पूरा दिन लगे रहे, वॉच सही नहीं हो पाई, तो क्या आपके पास लियन है? नहीं, क्योंकि आप परफॉर्म ही नहीं कर पाए ना, तो इसलिए लियन भी नहीं है अब आपके पास। ठीक है, तो लियन कब होता है? जब आपने कोई सर्विसेज परफॉर्म्ड की हो। दिस राइट कैन बी एक्सरसाइज व्हेन द सर्विसेज हैव बीन परफॉर्म्ड एंटायरली एंड रेम्यूनरेशन बिकम ड्यू। तो यानी कि ये राइट लॉस्ट हो जाएगा अगर आपने कंप्लीट ना किया हो काम एग्रीड टाइम में या फिर रीजनेबल टाइम के अंदर काम कंप्लीट ना किया हो, तो ये लियन का अधिकार आपको नहीं मिलेगा। तो यहां हमारा बेलमेंट का पोर्शन खत्म होता है। हमारा अगला पोर्शन आता है, नाम है जिसका प्लेज। प्लेज का मतलब क्या होता है? देखो, प्लेज भी बेलमेंट का ही पार्ट होता है, बट ये एक स्पेसिफिक तरीके का बेलमेंट होता है जिसमें आप बैंक के पास जाते हो लोन लेने के लिए, बैंक आपको लोन देता है और बदले में आप बिलमेंट करते हो अपने किसी गुड्स का या फिर अपने किसी एसेट्स वगैरह का बिलमेंट करते हो बैंक के पास। परंतु इस तरीके का बिलमेंट क्या कहलाता है? प्लेज कहलाता है। अब जैसे बिलमेंट में 2 पार्टीज होती हैं, प्लेज में भी वही, मतलब है तो बिलमेंट का ही पार्ट, बट एक पार्टिकुलर तरीके का बिलमेंट है जहां पर गुड्स जो हैं, जहां पर एसेट्स गिरवी रखवाई जाती हैं लोन के बदले में। तो ये बिलमेंट ऑफ गुड्स एज अ सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट, मतलब पार्टिकुलर तरीके का बिलमेंट ही है। इसमें जो बेलर है उसे पावनर और बेली को पावनी कहा जाता है। प्लेज के फीचर्स क्या हैं? प्लेज एक तरीके का बिलमेंट ही तो है, तो जो बिलमेंट के फीचर हैं वो इसके ऊपर भी लगते हैं। इसके अलावा कुछ फीचर प्लेज के स्पेसिफिक क्या हो सकते हैं कि ये एक बिलमेंट ऑफ सिक्योरिटी है अगेंस्ट द पेमेंट और परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। दूसरा, प्लेज का सब्जेक्ट मैटर क्या रहेगा? गुड्स ही रहेंगे। तीसरा, गुड्स प्लेज शेल बी इन एग्जिस्टेंस में होने चाहिए, फ्यूचर के गुड्स के ऊपर प्लेज नहीं किया जाएगा। और देयर शेल बी डिलीवरी ऑफ द गुड्स फ्रॉम द प्लेजर टू द प्लेजी। प्लेजर मतलब पावनर की तरफ से, पावनी मतलब बैंक को गुड्स की डिलीवरी होनी चाहिए, गुड्स तभी तो बैंक के पोसेशन में पहुंचेंगे। चलिए, फिर आता है राइट्स ऑफ पावनी। बैंक के क्या अधिकार है? बैंक मतलब लोन देने वाला। पहला अधिकार लियन का है। लियन मतलब जब तक, लियन कब तक एक्सरसाइज कर सकता है बैंक? जब तक उसके लोन ना चुकाया गया हो, मतलब डेट हैज बीन सेटिस्फाइड, जब तक इंटरेस्ट ना पे किया गया हो, जब तक अदर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस पे ना किए गए हो, फॉर एग्जांपल वैल्यूएशन चार्जेस वगैरह, तब तक राइट ऑफ लियन रहता है पौनी के पास। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के बहुत चांसेस है। नेक्स्ट, राइट टू रिसीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। मान लीजिए गुड्स ऐसी थी जिनको स्टोर करने में खर्चा करना पड़ रहा था। फॉर एग्जांपल आपने गोल्ड वगैरह बैंक को दिया, तो बैंक ने लॉकर में रखा गोल्ड, लॉकर का रेंट, ये तो खर्चा हुआ ना, तो क्या ये जब तक आप लॉकर का रेंट नहीं दोगे तब तक भी बैंक अपने कब्जे में रख सकता है? यस। फिर राइट वेयर द पॉनर डिफॉल्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर पॉनर डिफॉल्ट करता है तो पॉनी के पास 2 अधिकार है। पहला, वो लीगल एक्शन ले सकता है, स्यू कर सकता है, और दूसरा नोटिस देकर गुड्स को सेल कर सकता है। अच्छा, अगर नोटिस दिया, गुड्स को सेल किया, अमाउंट कम रिकवर हुआ तो एडिशनल अमाउंट भी रिकवर कर सकते हो बाद में, बट ज्यादा रिकवर हुआ तो जितना आपका अमाउंट बनता है वो करके बाकी बैलेंस अमाउंट पॉनर को वापस कर दीजिएगा। सरप्लस हुआ तो पॉनर को वापस कर दीजिए, और अगर डेफिशिएंसी हुई तो पॉनी जो है बैलेंस के लिए केस कर सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए फिर आते हैं राइट्स ऑफ पावनर। अब पावनर के क्या क्या अधिकार हैं? पहला,
भाई पैसा दे दे और गुड्स को अपनी वापस ले आ। दिस इज कॉल्ड राइट टू रिडीम द गुड्स प्लेज्ड। दूसरा, अगर मान लीजिए पावनी गुड्स को बेचने जा रहा है तो तुझे नोटिस जरूर देगा, यानी कि आपके पास अधिकार है नोटिस रिसीव करने का जब भी पावनी गुड्स को बेचना जा रहा है। और अगर पावनी बिना नोटिस किए बेचने की कोशिश करता है तो पावनर उससे डैमेजेस क्लेम कर सकता है। किससे? पावनी से। फिर राइट टू सरप्लस, अगर गुड्स को बेचने के बाद कुछ भी सरप्लस अराइज होता है तो वो पावनर को ही मिलना चाहिए। फिर राइट टू एक्रीशन, गाय दी थी, गाय ने बछड़ा दे दिया बैंक में जाकर, तो गाय और बछड़ा दोनों तुम्हारे हैं। कंपनसेशन, अगर मान लीजिए गुड्स की मिस हैंडलिंग हुई है, नेग्लिजेंस हुआ है पावनी के द्वारा गुड्स के रख रखाव में, तो आप पावनर के रूप में डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। जी हाँ, डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो। चले जी, फिर आता है प्लेज बाय नॉन ऑनर। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिप्टो कॉपी है किसकी? जो हमने कॉन्सेप्ट किया था ना सेल बाय नॉन ओनर फाउंडेशन में, ये बिल्कुल वही के वही पॉइंट्स है, बस वहां सेल था, यहां पर प्लेज हो गया और कोई भी दोनों में फर्क ही नहीं है। अच्छा कैसे? देखो जी, नॉर्मली तो गुड्स जो है ओनर के द्वारा ही प्लेज की जाती है, बट कुछ केसेस में नॉन ओनर भी प्लेज कर सकता है। कब कब? मर्केंटाइल एजेंट। मान लीजिए मेरे एजेंट के पास मैंने गुड्स दी, अब मेरा एजेंट आगे प्लेज कर सकता है। हाँ, पहली बात कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो जिसको प्लेज किया है पावनी वो गुड फेथ में है। दूसरा, मर्केंटाइल एजेंट के पास पोसेशन कैसे पहुंचा है? मैंने पहुंचाया है, मैंने लॉफुल तरीके से मर्केंटाइल एजेंट को दिया है, बट उसने मुझसे पूछे बिना आगे प्लेज कर दिया, ये गड़बड़ की है। फिलहाल ही मस्ट बी इन पोसेशन ऑफ द गुड्स, ये पोसेशन विद द कंसेंट ऑफ ओनर मिला है। एंड द पॉनी शुड हैव नो नोटिस ऑफ द पॉनर्स डिफेक्ट ऑफ टाइटल, पॉनी वाज इन गुड फेथ। पॉनर इन गुड फेथ काट दो, पॉनी का जरूरी है गुड फेथ में होना। चले, प्लेज बाय इन पर्सन ऑफ पोसेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल जब आप कोर्शन से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन से कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वॉइडेबल हो जाते हैं। मैंने आपके सर पे बंदूक रख के आपकी कार आपसे ले आया, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट आपके ऑप्शन पर वॉइडेबल हो चुका है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप एग्रीव्ड पार्टी हैं, आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहो तो हाँ कर सकते हो या तो ना कर सकते हो। आपने ना हाँ किया ना किया, मतलब अभी तक मना नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट में। मना कर दे तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता, बट अभी तक आपने मना नहीं किया, आपके मना करने से पहले ही मैंने गुड्स को आगे प्लेज कर दिया। जिसको मैंने प्लेज किया वो गुड फेथ में था, दोबारा सुन लीजिएगा, जिसको मैंने प्लेज किया वो बंदा गुड फेथ में था। अब क्या होगा? देखो जी, कई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। पहला, पोसेशन मैंने किस में लिया? जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था। आपने अभी हाँ या ना किया था? नहीं, आपने मना नहीं किया था, यानी कि आपने रिसाइन नहीं किया था। जिसको मैंने प्लेज किया वो किस में था? गुड फेथ में था, तो बस ये प्लेज वैलिड है। अगर ये तीनों कंडीशन पूरी हो रही है तो ये प्लेज वैलिड है। फिर दो ओनर हैं किसी गुड्स के, एक ओनर ने दूसरे को ओनर से पूछे बिना ही गुड्स को आगे प्लेज कर दिया, वैलिड प्लेज है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोवाइडेड पॉनी हैज एक्टेड इन गुड फेथ। तीसरा, प्लेज वेयर पॉनर हैज ओनली अ लिमिटेड इंटरेस्ट। लिमिटेड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि पॉनर जो है वो एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द गुड्स नहीं है, उसके पास गुड्स का 100% ओनरशिप नहीं है, वो केवल स्पेसिफिक ओनर है गुड्स का। तो फिर प्लेज वैलिड है टू द एक्सटेंट ऑफ डेट इंटरेस्ट, तो जहां तक उसका इंटरेस्ट है वो वहां तक ही गुड्स को प्लेज कर सकता है, बस अपने इंटरेस्ट की रिकवरी के लिए गुड्स को प्लेज कर सकता है। फिर प्लेज बाय द सेलर और बायर इन पोसेशन, मान लीजिए सेल होने के बाद भी सेलर गुड्स के पोसेशन में है, सेल होने के बाद भी सेलर गुड्स के पोसेशन में और गुड्स के पोसेशन में होते हुए सेलर ने गुड्स को आगे प्लेज कर दिया। अगर पॉनी गुड फेथ में सेल प्लेज वैलिड है। सिमिलरली बायर के पास गुड्स आ गई हैं बट अभी तक सेल कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि सेल इंस्टॉलमेंट पे हुई है, अभी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ही ओनरशिप ट्रांसफर होनी है, इससे पहले ही बायर ने आगे गुड्स को प्लेज कर दिया। अगर पॉनी गुड फेथ में है तो ये प्लेज वैलिड है। चलो जी, ये था फिर डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। ये हमारा था ये डिफरेंस मेकिंग जो आप आराम से आज कर सकते हो। अब जो आपको काम करना है सुन लेना, मैंने कहा ना अभी अगला चैप्टर शुरू हो रहा है इससे पहले कि आपको एक काम करना है। वो क्या? आज का जो क्वेश्चन रहेगा जिसको मैं चेक करूंगा, मैं लिस्ट दे दूंगा टेलीग्राम पे कि किन किन बच्चों का टेस्ट चेक होगा। जो मेरे से पढ़े हुए हैं उनमें से लिस्ट में से एक्सेल में से रैंडमली निकल के नाम आ जाएंगे कि इन बच्चों का चेक होगा। बाकी ज्वाइन आप सब कर सकते हो, टेलीग्राम के ग्रुप पे आप सभी आ सकते हो, और टेलीग्राम का आईडी भी मैं इसी वीडियो के नीचे दे रहा हूँ, लिंक में दे रहा हूँ, और टेलीग्राम के ग्रुप पे आप सब ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर आकर आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें
देखी जाती हैं आंसर लिखते हुए, कौन कौन सी चीजें एग्जामिनर लिखेगा। इन 15 दिन के रिवीजन में मैं 15 डिफरेंट तरीके की केस स्टडीज आपके सामने सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आपके सामने बच्चों की कॉपी सॉल्व करूंगा, जिससे आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ावा मिल सके कि हाँ ऐसे पेपर चेक होंगे और ये चीजें कमियां आ सकती हैं उन बच्चों में। ठीक है, चलिए तो मैं चाहूंगा कि आप सब उस जूम कॉल का पार्ट जरूर बनिएगा जो अभी शाम को होने वाली है। फिलहाल जो क्वेश्चन आप लोगों ने करना है मैं बता देता हूं क्वेश्चन कौन सा करना है। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट का ये क्वेश्चन है। देखो जी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट का, अच्छा जिनके पास भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है, वो उस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं बिलमेंट के वो जरूरी करके जाएंगे। मगर एक क्वेश्चन आज आपको करना है, वो है क्वेश्चन नंबर 16। आप चाहें तो स्क्रीन पे पिक्चर खींच सकते हैं, नहीं तो आपके पास प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन होगी। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 16 मार्क कर देना। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन नहीं है तो स्क्रीन पे केवल फोटो खींच लो। आपने क्वेश्चन नहीं लिख के भेजना आंसर लिखते हुए, मुझे केवल ये भेजना है, केवल आंसर लिख के भेजना है। ठीक है, क्वेश्चन की फोटो खींच लो, आंसर को मत देखना। क्वेश्चन करना, कोशिश करना इस रिवीजन क्लास को दोबारा सुनना, दोबारा सुनने के बाद एक बार रिवाइज करके फिर इस आंसर को टाइप करने की कोशिश करना, लिखने की कोशिश करना। ठीक है, तो आज कोशिश करना। और अगर याद नहीं हो पा रहा है तो भी एक तरीका बताता हूं, सर आज याद नहीं हो पा रहा, हमारा शेड्यूल बहुत पैक है आज, तो कोई बात नहीं, बेशक बुक में से देखकर अपना दिमाग लगा के 4 नंबर पे सॉल्व करके मुझे बताओ कि क्या होगा। ये भी ऑप्शन, क्योंकि मैं आज प्रेजेंटेशन सिखाना चाहता हूं, प्रेजेंटेशन में कमियां बताना चाहता हूं। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 मार्क कर लेना जी। फिलहाल हम अगली रिवीजन पे आ रहे हैं। मेरी अगली रिवीजन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी एंड गारंटी की रिवीजन पे आ रहा हूं मैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, अच्छा ध्यान रखना, आपको जो सेक्शन वहां पर याद करने हैं, बेलमेंट का सेक्शन याद करना है, लियन का सेक्शन याद करना है, लियन का, पार्टिकुलर लियन, जनरल लियन दोनों का, और प्लेज का सेक्शन याद करना है। ये 4 सेक्शन आपको याद करने ही करने हैं। सेक्शन 148, 170, 71, 172, 170, 171, 172, सेक्शन 148, ये सेक्शन याद करने ही करने हैं। सिमिलरली इंडेमिनिटी के अंदर इंडेमिनिटी का सेक्शन आपको जरूर याद करना है। सेक्शन 125 याद करना है, 124 सॉरी, करना ही करना है। इंडेमिनिटी का मतलब होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट। अगेन ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सभी फीचर पूरे करेगा ये। ठीक है जी, जिसमें कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को वादा करती है कि अगर तुझे कोई भी लॉस हुआ, वो लॉस किस वजह से हुआ, या तो तेरी खुद की हरकतों की वजह से हुआ या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ, तो तेरे होने वाले सारे के सारे लॉस की भरपाई मैं करूंगा। एक पार्टी दूसरी को वादा करती है तो इसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी कहते हैं। 2 पार्टियां होती हैं यहाँ पर, एक वादा करने वाला जिसे हम इंडेमिनीफायर कहते हैं, और एक जिसे वादा किया जाता है, मतलब जिसके लॉस की भरपाई की जाती है, कॉल्ड एज इंडेमिनिटी होल्डर। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी के क्या क्या फीचर्स होते हैं? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सभी फीचर पूरे होने चाहिए। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों भी हो सकता है, तो सिमिलरली इम्प्लाइड वारंटी भी हो, इंडेमिनिटी भी हो सकती है। थर्ड, प्रॉमिस ऑफ कंपनसेशन, हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट फीचर है, ध्यान रखना। अगर मैं डेफिनेशन को देखूं 124 में, तो वो कहती है कि लॉस किस वजह से हो रहा है, या तो कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर या कंडक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी, बस इतना लिखा है। परंतु फिर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था जहां पर उन्होंने कहा कि देखो जी, ये हमने जब लॉ कॉपी किया ना, तो कॉपी करते हुए, अंग्रेजों के कॉपी करते हुए हमसे दिक्कत हुई है, तो कोई रीजन नहीं था कि हम एक तीसरा शब्द और भूल जाते जो लिखा था लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट। तो इसलिए लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट भी इंडेमिनिटी में कवर होते हैं, जिसकी वजह से जितने भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो सब के सब इंडेमिनिटी का पार्ट बन जाते हैं। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस वगैरह हैं, क्या वो सब इंडेमिनिटी का पार्ट है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, वो सब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी का पार्ट है। ठीक हो गई इतनी बात भी? चलिए, तो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी में क्या होगा, कंपनसेट करने की बात की जाएगी लॉसेस को। लॉस किस वजह से हो सकते हैं? प्रोमिसर की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से, या किसी एक्सीडेंट वगैरह की वजह से। तो जितने इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हैं जहां पे फायर वगैरह होते हैं, सब कुछ इंश्योरेबल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में, सब कुछ इंडेमिनिटी कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। यस, तो ये जो इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं, दे आर कॉल्ड इंडेमिनीफायर एंड यू आर कॉल्ड इंडेमिनिटी होल्डर। ठीक है जी, चलिए। कहता है डिसाइड अबाउट द फॉलोइंग इंडेमिनिटी कॉन्ट्रैक्ट। ए बी को कहता है कि तू लेक्चर अटेंड कर, परंतु अगर तुझे समझ नहीं आया तो मेरे से फीस वापस ले लियो। लॉस किसकी हरकतों की वजह से होगा? लेक्चरार की वजह से। लॉस की भरपाई कौन कर रहा है? ए। किसको? बी को। इंडेमिनिटी है? यस, इंडेमिनिटी है।
एक लेक्चरर खुद ही चिल्लाता है बच्चों को, कहता है कि मेरा लेक्चर अटेंड करो, अगर समझ ना आया तो मुझसे पैसे वापस ले लेना। लॉस किसकी हरकतों की वजह से हुआ? लेक्चरर की खुद की, मतलब प्रॉमिसर की खुद की हरकतों की वजह से। तो क्या ये इंडेमनिटी है? यस। इंश्योरेंस कंपनी ए को कहती है कि अगर तुझे प्रॉपर्टी पे कोई भी लॉस हुआ तो हम भरपाई करेंगे, तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, तो क्या इंडेमनिटी है? यस। इंश्योरेंस कंपनी राम को कहती है कि राम अगर तू लुढ़क गया तो फिर हम तेरी फैमिली को कंपनसेट करेंगे, ये इंडेमनिटी नहीं है, ध्यान रखना। इंडेमनिटी में लॉस की भरपाई होती है, परंतु जब किसी की जान जाती है तो आप लॉस की भरपाई नहीं कर सकते, आप केवल उसके परिवार को सांत्वना दे सकते हो। तो दिस इज एश्योरेंस, नॉट इंश्योरेंस। तो कहानी से प्रेरणा ये मिलती है कि लाइफ इंश्योर नहीं हो सकती, लाइफ एश्योर होती है, तो इसलिए इंश्योरेंस यानी कि इंडेमनिटी में वो नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक्स कहता है वाई को कि जेड को मार दे और बदले में अगर तेरा कुछ भी नुकसान हुआ तो उसके नुकसान की भरपाई मैं करूंगा। ये इलीगल ऑब्जेक्ट है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर ये कवर नहीं होने वाला। राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, देखो जी इंडेमनिटी होल्डर, अब आपके पास क्या क्या अधिकार हैं। पहली बात, मान लीजिए मैं जॉब करता था आईसीआईसीआई बैंक में, मुझे कोटक महिंद्रा से ऑफर मिला, मैं आईसीआईसीआई बैंक को, जबकि मैंने वादा किया हुआ था कि मैं 3 महीने का नोटिस दूंगा जॉब छोड़ने से पहले, पर कोटक ने मुझे कहा कि आप छोड़ के आ जाओ, चिंता मत करो, जो तुम्हें नुकसान होगा भरपाई हम करेंगे। मैं कौन हूँ? इंडेमनिटी होल्डर। कोटक महिंद्रा कौन है? इंडेमनीफायर। ठीक है जी। मैंने कॉन्ट्रैक्ट आईसीआईसीआई बैंक का तोड़ दिया, 3 महीने पहले ही मैंने नोटिस भी नहीं दिया और मैं छोड़ के चला गया। तो फिर क्या कोई भी इंडेमनिटी होल्डर के रूप में मेरे को जो भी मेरे ऊपर डैमेजेस लगेंगे वो क्या मैं रिकवर कर सकता हूं इंडेमनीफायर से? यस, बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारे कहने पे तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, तो रिकवर कर सकता हूं। दूसरा, राइट टू रिकवर कॉस्ट। अगर आईसीआईसीआई बैंक ने इस पैसे की रिकवरी के लिए मुझ पे लीगल केस कर दिया तो क्या मैं लीगल केस का खर्चा भी कोटक महिंद्रा से रिकवर कर सकता हूं? हाँ, वो भी कर सकता हूं। तो जितनी भी लीगल कॉस्ट है इन डिफेंडिंग माई सेल्फ टू अ सूट जो कि थर्ड पार्टी ने मुझ पे किया है, तो वो भी मैं रिकवर कर सकता हूं। नेक्स्ट, राइट टू रिकवर अदर पेमेंट। अदर पेमेंट का मतलब सेटलमेंट। मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक ने मेरे ऊपर केस किया, कितना? 5 लाख रुपए का। मैंने आईसीआईसीआई बैंक को कहा यार सेटलमेंट कर लेते हैं, छोड़ो ना, सेटलमेंट कितने में हो रहा है? 2 लाख रुपए में। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कोई सेटलमेंट हो रहा है तो मैं वो भी इंडेमनीफायर से रिकवर कर सकता हूं। भाई तेरा भलाई करा रहा हूं, 5 लाख के बदले में 2 लाख में सेटल करवा रहा हूं, बट मेरी कुछ ड्यूटी बनती है। पहला, सेटलमेंट करने से पहले मैं इंडेमनीफायर से जरा पूछ लूं, यानी कि एक बार पूछ लूं कि हाँ जी कर लूं, और दूसरा सेटलमेंट ऐसा कराऊं जिसमें इंडेमनीफायर का फायदा ही हो, उसका नुकसान ना करवाऊं मैं। ठीक है ना? चलिए, तो मतलब ही हैज एक्टेड एज अ पर्सन ऑफ द रीजनेबल प्रूडेंस। नेक्स्ट पॉइंट, लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर कब अराइज होती है? जैसे ही डिफॉल्ट होगा, जैसे ही डिफॉल्ट होगा वैसे इमीडिएटली लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर अराइज हो जाती है। लो जी, यहां तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी था। फिर आगे हमारा शुरू होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। गारंटी का मतलब क्या है? ये भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, यस, जिसमें एक पार्टी वादा करती है किसी थर्ड पार्टी को कि मैं जो है परफॉर्म करूंगा कॉन्ट्रैक्ट को, अगर मान लीजिए दूसरी पार्टी ने डिफॉल्ट किया। यानी कि इंडेमनिटी और गारंटी में सबसे बड़ा फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क यह है कि इंडेमनिटी में आप लॉस की भरपाई करते हो और गारंटी में आप परफॉर्म करते हो। इंडेमनिटी में 2 पार्टीज होती हैं, इंडेमनीफायर, इंडेमनिटी होल्डर। गारंटी में 3 पार्टीज होती हैं। एक होता है डेटर जो कि ओरिजिनली लायबल टू पे है, एक क्रेडिटर जिसे एक्चुअल में पेमेंट मिलनी है, और एक आता है श्योरिटी जो कि वादा करता है पेमेंट करने का कि अगर डिफॉल्ट किया किसने? डेटर ने। तो डेटर ने डिफॉल्ट किया तो मैं परफॉर्म करूंगा वादा, तो ये होता है गारंटर या श्योरिटी। तो 3 तरीके की पार्टीज गारंटी के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। ठीक हो गई इतनी बात? चले और आगे बढ़ते हैं। फिर तो 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, प्रिंसिपल, डेटर, श्योरिटी और क्रेडिटर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के? पहला, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सभी फीचर पूरे होने चाहिए। दूसरी बात, यहां पर एक पार्टी ऐसी होनी चाहिए जिसकी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो है श्योरिटी। श्योरिटी अगर मान लीजिए अगर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ तो फिर तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बेकार हो गया। हाँ, प्रिंसिपल, डेटर, अगर मान लीजिए डेटर अगर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो भी चलेगा, क्रेडिटर नहीं है तो भी चलेगा, मगर श्योरिटी नहीं है तो इफ श्योरिटी इज नॉट कंपिटेंट, नो गारंटी। तो गारंटी है ही नहीं ना फिर तो, क्योंकि श्योरिटी लेवल नहीं है। श्योरिटी लेवल नहीं है तो फिर डेटर लायबल है, डेटर लायबल है तो फिर श्योरिटी लेवल नहीं है, तो फिर श्योरिटी लेवल नहीं है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है ही नहीं। ठीक है,
चले नेक्स्ट पॉइंट, कंसिडरेशन। अब ध्यान रखना कि मान लीजिए ये क्रेडिटर है, ये डेटर है, ये श्योरिटी है। श्योरिटी ने क्रेडिटर को कहा भाई तू इसे माल सप्लाई कर दे, मेरे कहने पर तूने माल सप्लाई किया, अगर इसने डिफॉल्ट किया तुझे मैं पे करूंगा। अब सवाल उठा, श्योरिटी तो क्रेडिटर को पे कर रहा है डिफॉल्ट के केस में, बट श्योरिटी को बदले में क्या मिल रहा है? क्योंकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो कंसिडरेशन जरूरी होता है। लॉ कहता है श्योरिटी के कहने पर क्रेडिटर डेटर को माल सप्लाई कर रहा है या कुछ दे रहा है, तो ये जो कंसिडरेशन क्रेडिटर डेटर को दे रहा है श्योरिटी के कहने पर, ये एक वैलिड कंसिडरेशन है श्योरिटी के लिए कि वो अपनी लायबिलिटी पूरी करे क्रेडिटर के प्रति, क्योंकि क्रेडिटर ने श्योरिटी के कहने पर ही डेटर के लिए कुछ किया है। अदरवाइज थोड़े ना उसे कोई काले कौवे ने काटा था कि वो डेटर को माल बेचता, वो श्योरिटी के कहने पर किया है क्योंकि श्योरिटी बीच में है, तो ये वैलिड कंसिडरेशन होगा। ठीक है जी, कंकरेंस ऑफ द पार्टी। हाँ जी, तो कहता है जी गारंटी के केस में तीनों की तीनों पार्टीज की कंसेंट जरूरी है, यानी कि अगर मान लीजिए आप श्योरिटी बन जाते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल डेटर तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, तो यानी कि तीनों पार्टीज की कंसेंट होना जरूरी है। अच्छा, प्राइमरी लायबिलिटी किसकी रहेगी? सबसे पहले क्रेडिटर किसको स्यू करेगा? प्रिंसिपल डेटर को, तो यानी कि सेकेंडरी लायबिलिटी रहती है श्योरिटी की अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करे तो। ये कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में भी एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है, ज्वाइनिंग ऑफ अदर को श्योरिटी। हाँ जी, अगर मान लीजिए मैं श्योरिटी बनने को तैयार हूं, बट मैंने कहा जी मैं श्योरिटी के रूप में तभी लायबल होऊंगा जब कोई और को श्योरिटी भी मेरे साथ ज्वाइन करेगा। मतलब मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया 10 लाख रुपए का, मैंने कहा मैं गारंटी लेने को तैयार हूं, मगर मेरे साथ कोई और भी गारंटर आएगा तब मैं गारंटी लूंगा, नहीं तो नहीं। तो जब तक दूसरा गारंटर मुझे ज्वाइन नहीं करेगा तब तक मैं लायबल नहीं हूं, ध्यान रखना। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मिसरिप्रेजेंटेशन। कोई भी गारंटी जो किसी भी तरीके से मिसरिप्रेजेंटेशन करके या फिर इंपॉर्टेंट तथ्यों को छुपाकर की गई है, वहां पर श्योरिटी की लायबिलिटी निल बटा सन्नाटा होगी। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर की मिली भगत हो गई है। मिली भगत इस तरीके से है कि अगर 100 का माल इनवॉइस दिखाया जा रहा है 400 का, 100 का माल 400 का इनवॉइस दिखा जा रहा है कि अगर डिफॉल्ट भी हुआ तो हम श्योरिटी से 400 रुपए रिकवर करेंगे, और जबकि माल 100 का है और 300 रुपए जो है वो बहुत पुराने किसी लायबिलिटी की पेमेंट के लिए जा रहे हैं जो श्योरिटी को बताया ही नहीं गया। तो श्योरिटी से छुपा के अगर कुछ किया तो उससे अगर मान लीजिए कीपिंग द साइलेंस एज टू मटेरियल सर्कमस्टेंस, तो फिर वो गारंटी वैलिड नहीं है, वो इनवैलिड गारंटी कहलाएगी। और आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कहता है जी हरि ने मटेरियल नमित को बेच चुका था, अब बताइए गारंटी वैलिड है या नहीं। अगर अजय कहता है कि नमित ने डिफॉल्ट किया तो मैं पे करूंगा, ये वैलिड गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि अजय के कहने पर कुछ और तो नहीं हुआ ना। अजय के कहने पर हरि ने नमित को क्या किया? कुछ भी नहीं, क्योंकि वो तो माल पहले ही बेच चुका था, तो अब अजय बीच में आया तो क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं। अजय की रिक्वेस्ट पर हरि ने नमित को 1 साल का क्रेडिट पीरियड दिया, और बदले में अजय ने कहा कि अगर मेरे कहने पर तू क्रेडिट दे रहा है और अगर उसने डिफॉल्ट किया तो मैं तुझे पे करूंगा। बस ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। क्यों? क्योंकि अजय के कहने पर कुछ किया गया है, तो ये कंसिडरेशन है, ये अजय के लिए वैलिड कंसिडरेशन है। ठीक है ना, चलिए अब कहता है हरि एग्री टू सेल गुड्स टू नमित ऑन द गारंटी ऑफ अजय। अच्छा, अगर मान लीजिए हरि माइनर है, हरि एग्रीज टू सेल गुड्स टू नमित, यानी कि ये हो गया क्रेडिटर, ये हो गया डेटर, और अजय कौन हो गया? श्योरिटी। हरि अगर माइनर है मुझे कोई फर्क नहीं है, अगर नमित अगर माइनर है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अगर अजय माइनर है तो गारंटी इनवैलिड है। ठीक है जी, ये दोनों के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है, एक बार आप देख सकते हैं। मीनिंग में डेफिनेशन लिख सकते हैं, सबसे पहला डिफरेंस ही डेफिनेशन का होता है। दूसरा, कितनी पार्टीज इंडेमनिटी में? 2, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3। कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इंडेमनिटी में? एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन इंडेमनिटी होल्डर एंड इंडेमनीफायर, बट यहां पर 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पहला कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर के बीच में, जहां क्रेडिटर वादा करता है डेटर को माल सप्लाई करने का या गुड्स की सर्विसेज देने का। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है श्योरिटी एंड क्रेडिटर के बीच में, जहां श्योरिटी वादा करता है क्रेडिटर को कि अगर डिफॉल्ट हुआ तो मैं तुझे कंपनसेट करूंगा। तीसरा होता है, कौन सी पार्टी रह गई अब? हाँ, तीसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट डेटर्स एंड श्योरिटी के बीच में, जहां पर अब समझना ये कॉन्ट्रैक्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां पर डेटर जो है एक इंप्लाइड प्रॉमिस करता है। ये एक इंप्लाइड प्रॉमिस है डेटर की तरफ से श्योरिटी को, क्या कि अगर डेटर ने डिफॉल्ट किया तो क्रेडिटर को किसने पे कर दिया है? श्योरिटी ने।
तो डेटर तू श्योरिटी को होने वाले लॉस की भरपाई तो करेगा कि नहीं? तेरी हरकतों की वजह से जो श्योरिटी को लॉस हुआ है उसकी भरपाई करेगा कि नहीं? यस। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एक कॉन्ट्रैक्ट जो डेटर और श्योरिटी के बीच में होता है, वहां पर डेटर श्योरिटी को इंडेमनीफाई करता है कि मेरी हरकत की वजह से जो आपको लॉस होगा उसके लॉस की भरपाई मैं तुम्हें करूंगा। ये एक इंप्लाइड है, ये एक इंप्लाइड इंडेमनिटी है जो कि डेटर श्योरिटी को देगा ही देगा, इंप्लाइड है, इसे लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो हमने कहा था ना इंडेमनिटी इंप्लाइड भी हो सकती है, वो ऐसे हो सकती है। समझ आई बात? चलिए फिर नेचर ऑफ लायबिलिटी, इंडेमनिटी के अंदर तो इंडेमनीफायर की लायबिलिटी इमीडिएटली अराइज हो जाएगी, बट गारंटी में श्योरिटी की लायबिलिटी कब अराइज होगी? जब डेटर डिफॉल्ट करेगा, यानी कि सेकेंडरी लायबिलिटी होगी। ठीक है। अब क्या गारंटी को रिवोक किया जा सकता है? देखो जी एक होती है, सॉरी अभी आ रहा है टाइप्स ऑफ गारंटी। एक होती है स्पेसिफिक गारंटी। स्पेसिफिक गारंटी मतलब एक पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी। फॉर एग्जांपल आप ना 10 किलो चावल इसको सप्लाई कर दो रामलाल को, मैं गारंटी लेता हूं पेमेंट कर देगा। 10 किलो चावल सप्लाई हो गए, बोलो हर हर गंगे, बस गारंटी खत्म, क्योंकि 10 किलो के लिए थी। परंतु मैंने अगर कहा कि आप रामलाल को चावल सप्लाई कर दीजिए, कभी भी उसने डिफॉल्ट किया मैं भरपाई करूंगा, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूइंग गारंटी। अब कंटिन्यूइंग गारंटी देखो, स्पेसिफिक गारंटी तो ट्रांजैक्शन खत्म होते ही खत्म हो जाती है, बट कंटिन्यूइंग गारंटी का अंत कब होता है? नोटिस देना पड़ता है। नोटिस जब भी दोगे तो पुरानी जो गारंटी आपने दी हुई है वो वैलिड रहेंगी, उनके लिए आप लायबल रहोगे, बट नई किसी के लिए लायबल नहीं रहोगे। डेथ ऑफ श्योरिटी के केस में मान लीजिए श्योरिटी की डेथ हो गई है, अब श्योरिटी की डेथ होने पर जो पुरानी गारंटी है वो दे चुका है, उसके लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल है, बट नई के लिए लायबल नहीं होंगे। ठीक हो गई थी बात? चलिए जी और आगे बढ़ते हैं। फिर आता है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द श्योरिटीज लायबिलिटी। अब श्योरिटी की लायबिलिटी की अगर मैं चर्चा करूं तो श्योरिटी की लायबिलिटी की चर्चा पे मैं क्या क्या कह सकता हूं? देखो जी, पहला लायबिलिटी ऑफ श्योरिटीज को एक्सटेंसिव, मतलब जितनी लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की है उतनी लायबिलिटी श्योरिटी की होगी। अगर प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी कम हो जाती है, मान लीजिए क्रेडिटर कहता है चल ठीक है यार तूने मुझे 10 लाख रुपए देने हैं, डेटर तू मुझे 6 लाख रुपए दे दे, तो श्योरिटी की लायबिलिटी भी 6 लाख रुपए हो जाएगी। ठीक है। लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी सेकेंडरी इन नेचर, ऑलरेडी कर चुके हैं। लायबिलिटी इज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर, जब तक के स्पेसिफिक गारंटी ना दी हो तब तक गारंटी कंटिन्यूअस नेचर की होती है। लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज इमीडिएट इन नेचर। भाई साहब ऐसा नहीं है प्रिंसिपल डेटर के डिफॉल्ट करते इमीडिएटली श्योरिटी लायबल होता है, ध्यान रखना। बेशक लायबिलिटी सेकेंडरी है बट डिफॉल्ट होते ही इमीडिएटली लायबल होता है, और ये नहीं होगा कि 1 साल का वेट करना पड़ेगा या 3 साल का वेट करना पड़ेगा। श्योरिटी में लिमिट इज लायबिलिटी, भाई ये भी एक फीचर है। श्योरिटी कह सकता है कि बेशक मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया 20 लाख रुपए का, मैंने कहा जी 8 लाख रुपए तक की गारंटी मेरी है, मैं अपनी लायबिलिटी लिमिट कर सकता हूं। लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज कंडीशनल। कंडीशनल क्या है कि प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करेगा तब मेरे पास आना, वरना मेरे पास मत आना। ठीक है, आगे बढ़े। फिर कहता है लायबिलिटी ऑफ 2 पर्सन प्राइमरी लायबल नॉट अफेक्टेड बाय अरेंजमेंट बिटवीन देम दैट वन शैल बी द श्योरिटी ऑन द अदर्स डिफॉल्ट। ओके, क्या कहना चाह रहा है ये? देखो जी हुआ क्या, एग्जाम्पल से समझिएगा। कहता है ए और बी ने ना एक प्रॉमिसरी नोट बनाया सी के लिए कि हम सी को वी प्रॉमिस टू पे अमाउंट ऑफ ₹10 लाख टू सी। तीनों को पता था कि एक्चुअल में लायबल जो था वो बी था। ए तो श्योरिटी के रूप में आया है, मगर उस ढक्कन ने अपना नाम प्रॉमिसरी नोट में लिखवा दिया है। सी ने क्या किया, बी को तो कुछ नहीं कहा, सीधा ए से जाके रिकवरी कर ली। ए कहे मैं तो श्योरिटी हूं, सी कहे मुझे नहीं पता, प्रॉमिसरी नोट में तेरे नाम है। ए कहे भाई तुझे तो पता है ना, देख मैं श्योरिटी हूं, सी ने कहा पता है मगर प्रॉमिसरी नोट में तेरे नाम है। तो सी क्या डायरेक्टली ए से रिकवर कर सकता है? जी हां। अबे ए तू आदमी है ढक्कन है, क्या कर रहा है? अगर श्योरिटी है तो प्रॉमिसरी नोट में अपना नाम क्यों लिखवा रहा है? और अगर प्रॉमिसरी नोट में नाम लिखवाया तो तू प्राइमरी लायबल हो गया। फिर तो श्योरिटी होने के बावजूद भी सी को भी पता है तू श्योरिटी है, बट बावजूद इसके वो सीधा तेरे पे केस कर सकता है। बाप रे, यही है सेक्शन 132, यही है सेक्शन 132। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। फिर आता है जी राइट ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी के कुछ अधिकार भी होते होंगे। राइट ऑफ सबरोगेशन, जैसे सबरोगेशन का मतलब
ये क्रेडिटर है, ये डेटर है, ये श्योरिटी है। स्टेप नंबर 1, क्रेडिटर ने डेटर को माल बेचा। अच्छा, स्टेप नंबर 2, गुड सोल्ड। अच्छा, डेटर ने क्या किया, डिफॉल्ट कर दिया। ओके। स्टेप नंबर 3, श्योरिटी ने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी। ओके। अब श्योरिटी का जो लॉस हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा, डेटर। तो डेटर की बैलेंस शीट में अभी तक क्रेडिटर आ रहा था 10 लाख के लिए, मान लीजिए 10 लाख की ट्रांजैक्शन है। अब क्रेडिटर हटेगा, आप कौन हो जाएगा, श्योरिटी, यानी कि नाउ डेटर इज लायबल टू श्योरिटी। दिस इज कॉल्ड सबरोगेशन। तो श्योरिटी के पास सबरोगेशन का अधिकार है कि मतलब वो प्रिंसिपल डेटर की बुक में क्रेडिटर की जगह खड़ा हो जाएगा, जहां क्रेडिटर था उसकी जगह पर ये खड़ा हो जाएगा। फिर राइट ऑफ इंडेमिनिटी भी है, ठीक है, तो जितना लॉस हुआ उसकी भरपाई वो उसी से करेगा। राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट द क्रेडिटर, हाँ जी, श्योरिटी के अधिकार कुछ क्रेडिटर के अगेंस्ट भी हैं। अच्छा, ये बड़े प्यारे अधिकार हैं। पहला, राइट टू क्लेम सिक्योरिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट अधिकार है, ध्यान रखना। मान लीजिए प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर के पास कोई सिक्योरिटी रखवाई थी। अब ट्रांजैक्शन के अंदर श्योरिटी आते ही क्रेडिटर ने कहा जी अब मैं सिक्योरिटी प्रिंसिपल डेटर को वापस दे रहा हूं, ये गलत है। बिना श्योरिटी की परमिशन के तुम सिक्योरिटी वापस नहीं दोगे, और तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम ये सिक्योरिटी पहले श्योरिटी को ही दो, तुम ये सिक्योरिटी श्योरिटी को ही दो। परंतु अगर तुमने श्योरिटी को बिना बताए ये सिक्योरिटी प्रिंसिपल डेटर को वापस दे दी तो श्योरिटी की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी टू द एक्सटेंट ऑफ वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। तो जितनी सिक्योरिटी की वैल्यू थी वहां तक उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। अगर मैं कहता हूं श्योरिटी को इस सिक्योरिटी के बारे में नहीं भी पता था, तब भी कभी भी पता लगा, तो ध्यान रखना श्योरिटी की लायबिलिटी इस सिक्योरिटी की अमाउंट से कम हो जाएगी, ध्यान रखना। नेक्स्ट, राइट ऑफ सेट ऑफ। मान लीजिए क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर से लेने थे 10 लाख और प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर से लेने थे 3 लाख, तो 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 लाख की डेटर की लायबिलिटी थी, तो श्योरिटी की लायबिलिटी भी अब 7 लाख रहेगी। अगली बात, राइट टू शेयर रिडक्शन। मान लीजिए क्रेडिटर ने 10 लाख रुपए के लिए प्रिंसिपल डेटर लायबल था, क्रेडिटर ने कहा जा 4 लाख माफ किए, तो वो 4 लाख का फायदा श्योरिटी को भी मिलेगा। अब श्योरिटी भी 6 लाख के लिए लायबल है, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, ठीक है। चल, राइट अगेंस्ट द अदर कोश्योरिटीज। हाँ जी, मान लीजिए अगर किसी ट्रांजैक्शन में एक से ज्यादा कोश्योरिटी है तो क्या होगा। रूल नंबर 1, सबसे पहले जो भी लायबिलिटी हुई है, जो भी डिफॉल्ट हुआ है, वो सभी के सभी कोश्योरिटीज में आपस में बांट दिया जाएगा इक्वली। उसके बाद किसी भी कोश्योरिटी से उसका जो मैक्सिमम लायबिलिटी है उससे ज्यादा रिकवर नहीं किया जा सकता, यानी कि उसकी मैक्सिमम लायबिलिटी तक आप रिकवरी कर सकते हो। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये रहा, कहता है ए बी एंड सी श्योरिटी है डी के लिए। अच्छा, ए कहता है मैं मैक्सिमम 20 के लिए लायबल हूं, बी कहता है 40 के लिए, सी कहता है मैं 10 के लिए। 90,000 का लोन था, तो पहले तो तीनों को बराबर बांट दो, 30,000, 30,000, 30,000। अब मुझे बता दो मैक्सिमम लायबिलिटी क्या है। ए की 20,000, बी की 40,000, सी की 10,000। लो जी, आप सी से कितना रिकवर कर सकते हो, केवल 10,000, बस ये मैक्सिमम रिकवर कर सकते हो। तो कितना शॉर्टफॉल रहा, 20,000 का, 20,000 का शॉर्टफॉल रहा। अच्छा, दूसरी बात, ए से कितना रिकवर कर सकते हो, 20,000, बस 20,000 से रिकवर नहीं कर सकते ज्यादा। तो यानी कि 20 इससे रिकवर कर लिए, 10 इससे रिकवर कर लिए। अभी बी के पास स्कोप है, क्योंकि इसका शेयर बनता 30,000 बट इसने गारंटी लिए 40,000 की, तो स्कोप है। तो यानी कि अब मैं कहूंगा कि बैलेंस लायबिलिटी कितनी बची है, अभी भी जो रिकवर होनी रह गई है 90,000 के डिफॉल्ट में से माइनस कितनी हो चुकी है रिकवर, 20 इससे 10 इससे 30,000, तो अब रह गया 60,000। तो 60,000 में से बी कितने के लिए लायबल है, 40,000 के लिए। तो वो जो बैलेंस का 20,000 है, बैलेंस जो 20,000 है वो तो डायरेक्टली अब क्रेडिटर स्यू करेगा किससे, डेटर को, क्रेडिटर स्यू करेगा डेटर को, ठीक है। बट को श्योरिटी की लायबिलिटी उनकी मैक्सिमम लायबिलिटी से ज्यादा नहीं होती। जैसे कि यहां पर इक्वल पोर्शन में देखो तो लायबिलिटी बनती थी 30,000, बट क्योंकि उसकी मैक्सिमम लायबिलिटी 10,000 थी तो वो 10,000 से ज्यादा लायबल नहीं है, तो मैंने कहा 10,000।
सिमिलरली यहां पर लायबिलिटी बनती थी 30,000, बट वो 20,000 से ज्यादा के लिए लायबल नहीं है, तो लायबिलिटी मैंने कहा 20,000। बट बी के पास स्कोप था 40,000, तो मैंने कहा उसे और ले, तो मैक्सिमम 40,000 इससे रिकवर किया। तो तीनों मिलकर भी कितनी रिकवरी कर पा रही हैं? 70,000। तो बैलेंस के 20,000 डायरेक्टली अब क्रेडिटर डायरेक्ट डेटर से रिकवर करेगा, क्योंकि वो गारंटी में कवर नहीं हो रहा है। तो ये होती है आपस में लायबिलिटी की कोश्योरिटी, आपस में लायबिलिटी किस तरीके से शेयर करते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। आगे फिर राइट ऑफ श्योरिटी पे आते हैं। राइट ऑफ श्योरिटी, राइट ऑफ श्योरिटी, राइट ऑफ कोश्योरिटीज हो गया ना ये, हाँ जी ये लो जी, ये हो गया राइट ऑफ श्योरिटीज हो गया। चलिए फिर आता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। हाँ जी, श्योरिटी की लायबिलिटी कब कब खत्म हो जाती है, मतलब कब कब लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाती है? पहला, बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। जो पुरानी लायबिलिटी नोटिस से पहले की है उसके लिए वो लायबल है, बट नोटिस देने के बाद वो लायबल नहीं रहेगा। बाय डेथ ऑफ श्योरिटी, पुरानी लायबिलिटी के लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल रहेंगे, बट नई लायबिलिटी के लिए लायबल नहीं रहेगा। नोवेशन, अगर हाँ मान लीजिए अब एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है उन्हीं पार्टीज के बीच में, एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है उन्हीं पार्टीज के बीच में, तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट में लायबिलिटी खत्म हो जाएगी और अब एक नए कॉन्ट्रैक्ट के एंटर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने लोन लिया हुआ था बैंक ऑफ इंडिया से, अब आप वो लोन ट्रांसफर कर रहे हो कैनरा बैंक को, तो फिर अब कैनरा बैंक मेरे और आपके बीच में ट्रांजैक्शन हो गई और नए एग्रीमेंट के अंदर अब मैं लायबल हूं उसी अमाउंट 10 लाख रुपए जो आपने लोन लिया उसके लिए। ठीक है ना। नोवेशन की सबसे खास बात होती है कि यहां पर एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ये सबसे खास बात है। और तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट में अब मैं बैंक ऑफ इंडिया को लायबल नहीं हुआ, मैं कैनरा बैंक को लायबल हूं, नए वाले बैंक को लायबल हूं। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कहता है कि अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी वेरिएशन हुआ, टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई भी चेंज हुआ है, श्योरिटी को बताए बिना, तो श्योरिटी की लायबिलिटी खत्म हो जाती है। यानी कि कोई भी वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो श्योरिटी की लायबिलिटी वहीं के वहीं खत्म हो जाएगी। परंतु एक बात खास ध्यान रखने वाली है, अगर वेरिएशन ऐसा है जो कि मेजर नहीं है या फिर विच इज बेनिफिशियल टू द श्योरिटी। कैसे? मान लीजिए तुमने 20 लाख रुपए का लोन लिया था कैनरा बैंक से, अब वेरिएशन हुआ, तुम्हारा 20 लाख रुपए का अमाउंट कम करके 8 लाख रुपए कर दिया गया। मेरा तो फायदा है ना, पहले मैं 20 लाख के लिए लायबल था एज अ श्योरिटी, अब मैं 8 लाख के लिए लायबल हूं। अगर मुझे बिना बताए तुमने ऐसा काम किया, श्योरिटी से बिना बताए वेरिएशन हुआ है, तो फिर भी श्योरिटी लायबल है। क्यों? क्योंकि उसका तो बेनिफिट हुआ है ना, तो श्योरिटी विल नॉट बी डिस्चार्ज। ये केस हुआ था MS अनिरुद्धम वर्सेस टॉमको बैंक का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था। ठीक है, ये केस के फैक्ट से एंड ये बस आपको ये ध्यान रखना है, ये अगर कभी भी ऐसा केस आए तो आपको ये पूरे का पूरा पैराग्राफ ये ध्यान रखना है, ये लिखना है, ये पोर्शन ध्यान रखना बस। ठीक है, केस के फैक्ट्स वगैरह लिखने की कभी जरूरत नहीं होती, ध्यान रखना पेपर में। बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, मान लीजिए अगर क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को रिलीज कर देता है या डिस्चार्ज कर देता है कि जा 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 माफ किया, हाँ माफ किया, मम्मी का लड़का है तेरे माफ किया, तो श्योरिटी की लायबिलिटी भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। अगर मान लीजिए प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में किसी प्रकार की मिलीभगत हो गई है, तो भी श्योरिटी की लायबिलिटी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां श्योरिटी की लायबिलिटी खत्म नहीं होती है। पहला, व्हेन द एग्रीमेंट मेड विद द थर्ड पार्टी टू गिव टाइम टू द प्रिंसिपल डेटर, मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त को कहते हो एज अ क्रेडिटर, सी जो कि एक क्रेडिटर है, मतलब होल्डर है किसी बिल ऑफ एक्सचेंज का जो ओवर ड्यू हो चुका है, मतलब ड्यू डेट निकल चुकी है। सी कहता है अपने दोस्त को कि यार मैं ना अभी थोड़ा और टाइम दे रहा हूं प्रिंसिपल डेटर को पेमेंट के लिए। प्रिंसिपल डेटर को नहीं कही बात, ये अपनी दोस्त को कह रहा है, तो लॉ कहता है यहाँ पे श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। बट हाँ, अगर वो प्रिंसिपल डेटर को कह देता है ये बात कि जा मैं तुझे और टाइम देता हूँ श्योरिटी को बिना बताए, तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। बट अपने किसी दोस्त यार मित्र वगैरह किसी और थर्ड पार्टी को कहता है कि यार मैं सोच रहा हूँ थोड़ा और टाइम दे दूँ प्रिंसिपल डेटर को, तो श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स फोरबियरेंस टू स्यू, अगर क्रेडिटर समय बीत जाने के बावजूद भी प्रिंसिपल डेटर पे केस नहीं कर रहा है तो श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा, ध्यान रखना। श्योरिटी विल कंटिन्यू टू रिमेन लायबल। नेक्स्ट, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इंपेयरिंग द श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी। क्या कहता है? कहता सुनिएगा, एग्जाम्पल से सुनिएगा, समझ आ जाएगा।
सी और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जहां सी ने कहा बी को कि मैं तेरे लिए, सी कॉन्ट्रैक्ट विद बी कि मैं तेरे लिए शिप बिल्ड करूंगा और जिसकी पेमेंट तो मुझे इंस्टॉलमेंट में कर दियो। ठीक है, ए ने गारंटी दे दी सी को, सी के काम के लिए बी को गारंटी दे दी। हाँ जी, अब हुआ क्या कि बी ने लास्ट के 2 इंस्टॉलमेंट समय से पहले एडवांस में पे कर दी, लायबिलिटी खत्म, 2 महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना था तो श्योरिटी भी पहले खत्म हो गया, उसकी लायबिलिटी भी खत्म हो गई, क्योंकि जब लायबिलिटी नहीं है तो फिर श्योरिटी किस बात का, तो श्योरिटी की लायबिलिटी भी खत्म हो गई है। तो डिस्चार्ज बाय द ऑफ द श्योरिटी बाय द क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इंपेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी, यानी कि अगर मान लीजिए श्योरिटी की इवेंचुअल लायबिलिटी खत्म हो चुकी है, इंपेयरमेंट मतलब एंड हो जाना, श्योरिटी की इवेंचुअल लायबिलिटी खत्म हो गई है, तो फिर वो किस लिए लायबल है, वो लायबल ही नहीं है। चले नेक्स्ट, बाय लॉस ऑफ सिक्योरिटी, ऑलरेडी इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो श्योरिटी जो है वो रिकवर कर सकता है, क्रेडिटर से ध्यान रखना सिक्योरिटी को, और अगर क्रेडिटर ने बिना बताए रिलीज कर दी तो श्योरिटी की लायबिलिटी उस हद तक खत्म हो जाएगी। बाय द इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, अगर गारंटी मिसरिप्रेजेंटेशन से प्राप्त की गई, ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, तो श्योरिटी की लायबिलिटी नील बटा सन्नाटा। गारंटी ऑब्टेन बाय कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट्स, ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, 143 ऑलरेडी ऊपर जिनकी चर्चा की गई थी। और गारंटी ऑन द कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट ऑन इट अंटिल द को श्योरिटी ज्वाइन, इसकी भी चर्चा कर चुका हूं कि मैं तभी श्योरिटी के रूप में आऊंगा जब मुझे कोई और को श्योरिटी ज्वाइन करेगा, जब तक को श्योरिटी ज्वाइन नहीं करेगा तब तक मैं लायबल नहीं हूं। तो ये सारी चर्चाएं ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो ये हमारा था जी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड बिलमेंट, पूरे का पूरा खत्म हुआ। आज केवल मैंने बिलमेंट का भी क्वेश्चन दिया है, इंडेमनिटी के क्वेश्चन आंसर्स भी आप प्लीज सॉल्व करके रखिएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां पर बिलमेंट और इंडेमनिटी के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हुए वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा, वो सेपरेट वीडियो आपके पास आ जाएगी। चलिए जी, तो ये था हमारा पहला टॉपिक, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब हम अपने शेड्यूल के मुताबिक स्ट्रिक्टली एज पर द शेड्यूल जो भी अगला टॉपिक बनता है, एजेंसी का बनता है और प्लस एक और बनता है, उस पे आने वाले अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।